नवी मुंबई में बिल्डर्स और प्रशासन की मिलीभगत से किस तरीके से हो रहा है करोड़ों का स्कैम। नवी मुंबई के सांडपाड़ा इलाके में रहने वाले प्रग्नेश गौड़ी ने उजागर किया पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का स्कैम। ये सारे ही पेपर जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये सारे आरटीआई के माध्यम से निकाले गए हैं। 94 में इनका सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया, पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 7 सांडपाड़ा। मेरे सोसाइटी के चेयरमैन तो महानगर पालिका के XDMC है और नामदेव अलर्ट है। रीडेवलपमेंट से मुझे भी ऑब्जेक्शन नहीं, मेरे को भी चाहिए रीडेवलपमेंट हो। पिछले 30 सालों से सोसाइटी में कोई इलेक्शंस वगैरह नहीं हुए थे? इलेक्शन सिर्फ 1-2 बार शो ऑफ के लिए किए गए और एक ही बार प्रॉपरली मेरे को जितना याद है, और बीच में एक आध बार हुआ होगा, तो भी उसमें भी यही हुआ था, वन बिना विरोध के जीत गए। ऐसा कैसे आपको लग रहा है कि ये स्कैम है? देखिए, बैंक का लोन लेना है तो बैंक का टर्म्स एंड कंडीशंस आया, तो एज अ मेंबर हर मेंबर को आपको ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन दिखाना है कि नहीं? क्यों नहीं दिखाए? कौन सा डेवलपर है? ये नीलकंठ दीप रेलकॉन है इसका नाम। ये सीवुड का एड्रेस है उसका, और हमारा ये प्रोजेक्ट उठाने के 1 साल पहले ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो रीडेवलपमेंट करने दिया, उसी से लोन ले लिया। हाँ, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। जिस तरीके से हम लगातार बताते हैं कि कैसे बिल्डर और प्रशासन की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का स्कैम करके जो है सरकार की आंखों में धूल झोंकी जाती है, इसी तरीके का एक मामला जो है प्रग्नेश गौड़ी ने उजागर किया है, जो पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सांडपाड़ा के रहने वाले हैं, और उनकी ही सोसाइटी में एक मामला उन्होंने उजागर किया है जिसमें करोड़ों रुपए का स्कैम बताया जा रहा है। इस मामले की जो सुनवाई है वो कोर्ट में चल रही है। हालांकि ये जो मामला है, बताया जा रहा है कि पूरे ही प्रशासन की मिलीभगत से जो है ये बड़ा सा स्कैम सामने आया है। ये सारे ही पेपर जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये सारे आरटीआई के माध्यम से निकाले गए हैं, और प्रग्नेश करीब 1.5 साल से, करीब उससे ज़्यादा से प्रशासन के दरवाजे के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक का कोई इंसाफ सामने नहीं आया। मेरे साथ खुद प्रग्नेश है बात करने के लिए। सर, क्या कुछ मामला था जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी थी? क्या सारी चीज़ें और किस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं? सर बेसिकली मेरा इशू ऐसा हुआ कि मैं जब स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि भाई ये पेपर नहीं दे रहे तो क्या है, मैं चेक करूँ। हमारी सोसाइटी सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा रहा है, तो बोला ठीक है, सेल्फ जा रहा है, हमारे मेंबर बेनिफिट है, सब अच्छा है। जब हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे लीज डीड जैसा डॉक्यूमेंट, कन्वेंस का डॉक्यूमेंट के बारे में पूछते हैं, बोलता है आपको अधिकार नहीं है पूछने का, ये हमारे को सोसाइटी लेटर में रिप्लाई देता है। तो उसके बाद मेरा आंखें चमक गया, मैंने बोला ये क्या गड़बड़ है। तो मैं प्रशासन के पास जाके डॉक्यूमेंट ढूंढने लगा, आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन निकालने का। तो जब ये जो सोसाइटी है, क्या सोसाइटी का नाम है, कितने सालों पुरानी है, और ये सारा जो मामला है, शुरुआत इसकी कैसे हुई? अच्छा, तो ये सोसाइटी 1994 में हमको पोजीशन मिला। हम लोग भी फर्स्ट पोजीशन के टाइम से रह रहे हैं उधर। 94 में इनका सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया, पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 7 सांडपाड़ा। और रीडेवलपमेंट का कीड़ा इनको 2015 से खा रहा है। मेरे पास इधर मेरा सोसाइटी का मिनट्स है 2015 का। ये तो मैंने बाद में खंगाला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लोग पहले से प्री प्लान करके बैठे थे। रीडेवलपमेंट का एक या C1 डिक्लेयर करने का नाम है 30 ईयर्स एंड अबव का। ये लोगों को 20 साल के अंदर ही बिल्डिंग को C1 डिक्लेयर करने की घाई क्यों है? मतलब 30 साल पे होना चाहिए, तो वो 20 साल में ही तैयारी कर लिए थे। हाँ, तो ये मैं अभी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद, हर पेपर को खंगालने के बाद समझ में आ रहा है कि ये लोग 2015 से तैयारी कर रहे थे। 2018 में ये लोगों ने C1 डिक्लेयर भी कर दिया। अब C1 डिक्लेयर कैसे हुआ? ये C1 क्या होता है? C1 इज़ अति धोखादायक बिल्डिंग। अभी मैं आपको मेरे बिल्डिंग के फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखाऊँगा, इतनी मजबूत है। इवन आप इनका डेमोलिशन का अगर ये देखोगे वीडियो, तो ये लोगों ने सारे पिलर तोड़े, फर्स्ट सेकंड थर्ड के। फर्स्ट का लास्ट पिलर जब तोड़ा, थर्ड सेकंड और फर्स्ट, ये पूरा नीचे गिरने के बाद ग्राउंड फ्लोर का छत इंटैक्ट खड़ा था, उसका मेरे पास वीडियो है जब इन्होंने डेमोलिशन किया। मतलब C1 कैटेगरी में बिल्डिंग नहीं थी, उसके बाद भी धोखादायक बता करके ये इन्होंने एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान है, क्योंकि मेरे सोसाइटी के चेयरमैन तो महानगर पालिका के XDMC है, क्या नाम है, और नामदेव अलर्ट है। तो वो उनका इंटरनल सोर्सेज लगा के या क्या एडजस्टमेंट किया वो जाने। पर 2018 में C1 डिक्लेयर हुआ है, और मैंने जितना तपास किया है, जितना इंक्वायरी निकाला है,
गाइडलाइन के हिसाब से सिडको कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को C1 डिक्लेयर करने के लिए जो उनका एक कोर टीम या सिलेक्टिव कमेटी होता है, जो कमेटी फॉर्म होता है, उस पर सिडको का अधिकारी होना मैंडेटरी है। उसके बाद भी हमारा इसमें शायद वो प्रोसेस हुआ नहीं है। मेरे को डॉक्यूमेंट में किधर भी नहीं मिला उसका प्रूफ के भाई सिडको के अधिकारी ने भी ऑफिशियली साइन किया हो। और ये लोग खुद पीछे पड़े थे पालिया के C1 डिक्लेयर करो, C1 डिक्लेयर करो, और 2 बार इन्होंने स्ट्रक्चरल टेस्ट कराया। और किसी भी स्ट्रक्चरल ऑडिट में एक भी केमिकल एनालिसिस का टेस्ट नहीं है। ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं आप? मेरे पास RTI में सारे प्रूफ है। इन्होंने सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो हैमर टेस्ट और ये बेसिक टेस्ट होता है उसके बेस पे किया है। उसके बेस पे आप कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं वो बोल नहीं सकते ना। केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आपको ज़रूरी है कि आपको मालूम पड़े सच्ची में कंक्रीट वीक है कि नहीं है। कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी? G+2 और G+3। जो ओल्ड पुरानी जो बनी हुई थी G+2 और G+3 की बिल्डिंग्स थी। और G+2 और G+3 की बिल्डिंग तो C1 बहुत 99% चांस जाती ही नहीं है। आप सेक्टर 1 वाशी की बिल्डिंग की फ़ोटो देख लो, वीडियो जो अभी आप देखते हो, जैसे वाशी में एंटर करते हो लेफ़्ट में, वो बिल्डिंग की हालत देख के आदमी घबरा जाएगा। वो हालत देख के भी वो बिल्डिंग को खाली नहीं कराया गया। हमारी तो मजबूत कंडीशन में बिल्डिंग थी। तो इस सोसाइटी में जो थी तो कितने टेनेंट्स इसके अंदर थे? 100 टेनेंट्स हैं। तो पूरे 100 टेनेंट में से पूरे मतलब कितने लोग इसमें राज़ी है जो सारी चीज़ें? रीडेवलपमेंट से मुझे भी ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे को भी चाहिए रीडेवलपमेंट हो। हमने जब भी उनको तभी भी मैंने हामी भरा था कि उनको एक इररिवोकेबल कंसेंट साइन करना था, हमने किया था। उसमें भी इन्होंने लिख के दिया है कि हम आपसे घर तब खाली कराएंगे जब सारी परमिशन आ जाएगी और सारे लीगल एग्रीमेंट्स रजिस्टर करेंगे। तो एग्रीमेंट्स वगैरह, NOC वगैरह जो आपसे एक टेनेंट से लेनी चाहिए वो सारी ली गई प्रॉपर तरीके से? ये रॉन्ग टाइमिंग पे ली गई। लोगों को रूल्स हमको भी नहीं पता थे जब भी हमने साइन करके दिया। ये हमको MOU बाद में, ये जो इररिवोकेबल कंसेंट है वो बाद में साइन करके देना चाहिए था, ना कि जब हमने उनको दिया। ये लोगों ने हर चीज़ को आगे पीछे करके ये पेपर है पूरा करने के हिसाब से टाइमलाइन उल्टा सीधा कर दिया। नॉर्मली आदमी को समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है। जब ये लोग प्रेजेंटेशन में आते हैं ये पेपर हो, पर वो पेपर कंप्लीट है कि नहीं वो वेरीफाई कोई नहीं करता। तो अभी ये सारे इस पूरे मामले में क्या लग रहा है आपको कि क्या, जैसे आप बताया कि स्कैम हो रहा है, आपने स्कैम की बात कही है, तो कैसे? ये सिडको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। हम एज अ हाउस ओनर, हमारा राइट सिर्फ हाउस पे है। जो लैंड है वो लीज होल्ड है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी लेटेस्ट जजमेंट है वो क्या बोलता है, ओनरशिप राइट्स या कन्वेंस राइट्स आर ओनली कन्फर्म्ड आफ्टर अ रजिस्टर्ड डीड। बरोबर। सो जब तक आपका एक एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी पेड नहीं है, तब तक वो डॉक्यूमेंट का लीगल वैलिडिटी नहीं है। हमारे सोसाइटी वालों ने जो कमेटी है उन लोगों ने रीवैलिडेशन किया है एग्रीमेंट टू लीज का। सो जैसे एग्रीमेंट टू सेल स्टैम्प ड्यूटी भर के पूरा कंप्लायंस करने के बाद सेल एग्रीमेंट आपका फाइनल डॉक्यूमेंट होता है, वैसे ही एग्रीमेंट टू लीज उसका प्रोसीजर करके स्टैम्प ड्यूटी भर के लीज एग्रीमेंट बनता है। लीज में एग्रीमेंट में हर मेंबर का लिस्ट होता है, हर मेंबर का कितना रेवेन्यू शेयर है, सब कुछ मेंशन हो जाता है। अब ये प्लॉट है, ये 10,200 मीटर का प्लॉट है, हम 100 मेंबर्स हैं, तो हमारा लैंड राइट का अनडिवाइडेड शेयर 102 मीटर का होना चाहिए। हमारा जो घर था वो 100 मीटर पे बना, 100 मीटर का फ्लैट है, पर हमारा राइट्स तो 102 मीटर पे है ना, पूरा लीगल राइट्स है, तो वो पहले रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होते हुए पालिका ने CC कैसे इशू कर दिया, रेरा ने सर्टिफिकेट कैसे दे दिया, लीगल डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किधर है? तो आपका ऐसा आरोप है कि जब रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का नहीं है उसके बाद भी CC इशू किया गया? हाँ, डेमोलिशन ही नहीं होना चाहिए था जब तक आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होता है। और ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर और ये प्रोसीजर करने के लिए 1 करोड़ रुपए सोसाइटी के मेंबर्स ने जमा करके दिया है, 1-1 लाख रुपए करके हमसे दिया है, हर मेंबर ने दिया है। तो जो 1 करोड़ रुपए जो जमा हुए वो पुराने जो बता रहे आपके डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए वो नहीं किया। तो जो पहले जब आप सोसाइटी बता रहे हैं कि पुरानी सोसाइटी है, करीब 2000
1994 की, तो 94 की तब उस टाइम पे उसको नहीं रजिस्ट्रेशन किया गया? नहीं किया था। हम लोगों को तो लेमैन, हम लोग तो कभी देखते नहीं। और एक ही कमेटी इतने साल से भेजे, बोलते हैं वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट, वी आर टेकिंग। ठीक है, ऐसा पिछले 30 सालों से सोसाइटी में कोई इलेक्शंस वगैरह नहीं हुए थे? इलेक्शन सिर्फ 1-2 बार शो ऑफ के लिए किए गए, और एक ही बार प्रॉपरली मेरे को जितना याद है, और बीच में एक आध बार हुआ होगा, तो भी वो उसमें भी यही हुआ था, वन बिना विरोध के जीत गए ऐसा। अच्छा, मतलब खुद से ही सारी चीज़ें। हाँ हाँ। अभी इस पे क्या आपत्ति है? अभी सारे आप बता रहे कि इतने सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपने आरटीआई के थ्रू कलेक्ट किए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें और क्या क्या जानकारी मिली आपको? कैसे आपको लग रहा है कि ये स्कैम है? अभी देखिए, बैंक का लोन लेना है तो बैंक का टर्म्स एंड कंडीशंस आया, तो एज अ मेंबर, हर मेंबर को आपको ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन दिखाने हैं कि नहीं? क्यों नहीं दिखाए? मुझे महानगर पालिका, बिकॉज महानगर पालिका के 2 घर हैं, उनको आरटीआई लिखना पड़ा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कॉपी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन बैंक लोन। यहाँ पे क्या रिप्लाई दे रहा है? अध्यक्ष सचिव पैराडाइज कोऑपरेटिव सोसायटी ने अच्छा प्रत जमा केलेले नाहीत। मतलब इनको भी कॉपी नहीं दिया है। फिर मैंने पूछा कंप्लीट लीगल कंप्लेंट्स रिपोर्ट अबाउट स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय सोसाइटी। पैराडाइज सोसाइटी ने एस्टेट डिपार्टमेंट, क्योंकि पालिका का 2 घर है, तो एस्टेट डिपार्टमेंट का क्या बनता है कि इनका फ्लैट ये तोड़ के कुछ बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने सोसाइटी ने जो डॉक्यूमेंट इनको जमा किया उसका लीगल वेरिफिकेशन उनके लीगल टीम को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? वो नहीं किया, उसका भी लिखता है साझा। मतलब आरटीआई के अंदर कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिली है? नहीं किया ही नहीं है ना, लिख के दे रहे हैं ना, नॉट एप्लीकेबल, नहीं है अवेलेबल, मतलब उन्होंने काम किया ही नहीं इसके ऊपर। अच्छा, कौन सा बिल्डर है जिसको ये दिया गया इसमें रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डर को अपॉइंट नहीं किया गया है, ये सेल्फ रीडेवलपमेंट है। अच्छा, मतलब खुद ही सोसाइटी बनाने वाली है, पर उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट करके उसको रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर बनाया है। अभी जिस कॉन्ट्रैक्टर को आपने अपॉइंट किया उसका 2 साल का या पिछले 3 साल का जो पेपर वर्क है या वेरिफिकेशन है वो भी हमारे साथ शेयर नहीं किया। कौन सा डेवलपर है? ये नीलकंठ दीप रेलकॉन है इसका नाम। कहाँ से है ये सीवुड का एड्रेस है उसका, और हमारा ये प्रोजेक्ट उठाने के 1 साल पहले ही उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, एलएलपी कंपनी है। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट 450 करोड़ का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किसी को आप देते हो तो उससे बैंक गारंटी लेनी चाहिए आपको, या उससे आप लोन लोगे? अब बैंक गारंटी लोगे ना, जो जीआर है उसमें 20% बैंक गारंटी लेने को दिखा रहा है, जीआर के हिसाब से 20 नहीं तो 10% बैंक गारंटी तो लेते हैं। सो 45 करोड़ उससे हमको बैंक गारंटी सिक्योरिटी पैसा रखना चाहिए, और 1.5-2% ये रखना चाहिए। उसका अच्छा वर्ड है अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी का, कि इतना काम किया तो इतना पेमेंट के वक्त अर्नेस्ट मनी का 1-1.5% आप होल्ड करके रख सकते हो। बस वो चीज़ नहीं किया, खाली अर्नेस्ट मनी ले लिया और बैंक गारंटी नहीं लिया, और बाद में हमको पूरा प्रोसेस होने के बाद, लोगों को खाली कराने के बाद, तोड़ने के बाद लोगों को बताते हैं कि हमने बिल्डर से 35 करोड़ लोन लेके रखा है। जिसको रीडेवलपमेंट करने दिया उसी से लोन ले लिया? हाँ। लोन क्यों लिया गया? उसे एक्सप्लेनेशन नहीं हम लोन किसने लिया? कमेटी ने। और इस सोसाइटी के सारे मेंबर्स को पता है? वो तो खाली दिखावे के लिए बैंक टर्म्स एंड कंडीशन में घुसा दिया। ये जो ऐसा एक लेटर दिखाया इनको, उसमें दिखाया कि बैंक ने बोला है कि जैसे ही 75 करोड़ का लोन पास होएगा 25 करोड़ हम उसको एडवांस देंगे, पेमेंट करेंगे, और ये 35 करोड़ जो आपने बिल्डर से एडवांस लिए हैं या लोन लिया है वो हमारे बैंक लोन से पे नहीं करोगे, ऐसा लिख के दिया उनके टर्म्स एंड कंडीशन में। मतलब जब लोन लेना ही था, या फिर जो पैसे जब सोसाइटी से लोगों से जमा कर रहे थे, जब तो इससे जो रीडेवलपर है उससे क्यों पैसा लिया गया? लेने की जरूरत भी नहीं है सर। लिया क्यों गया पता नहीं, सोसाइटी के सारे मेंबर को पता है बात? नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा है ना खेल क्या किया है। अभी साइन करके पहले लोगों को साइन करके मतलब लिया क्यों गया? आपको क्या समझ में आया कि क्यों लिया गया लोन? उनको पता। देखिए, अगर मैं ऑफिशियल फीस में महानगर पालिका ये सब की लिखा लूँ, वो सब के हिसाब से तो उतना पैसा लगा ही नहीं है। तो किसके लिए लिया, क्या करने के लिए लिया? उसको पहले तो 100 फ्लैट बार्टर कर दिए, पूरा कमर्शियल जो बन रहा है वो बार्टर करके दे दिया। अगर बार्टर किया तो उससे लोन का जरूरत क्या, उससे थोड़ा पैसा लेना चाहिए एडवांस में। मतलब जो जगह थी उसका 50% नहीं 20-30% बार्टर कर दिया, बार्टर कर दिया, और फिर रीडेवलपमेंट का पैसा भी देंगे, और जितना कंस्ट्रक्शन करेगा उसका पेमेंट भी उसको करना है। फिर जो बार्टर किया है, जो मतलब जो 30% अब बता रहे कि जो दिया है, वो क्यों दिया है फिर?
अगर पैसे भी दे नहीं है ना, एक्सप्लेनेशन ही नहीं है ना, हम मांगते तो देते ही नहीं है ना। मेरे 1.5 साल में कितने 50 लेटर। कंप्लेन कहीं करी है आपने किसी अधिकारी से मिल करके, नवी मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर? मैंने हर जगह पे जाके कंप्लेन डाली, मैंने महानगर पालिका में डाली, उन्होंने आपका सोसाइटी का विषय आप देखो, टाउन प्लानिंग में डाला आपका सोसाइटी का विषय आप देखो। फिर मैंने बोला जब इलीगल तोड़ रहे हैं तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब मैंने अपना स्टडी करके UDPCR का लॉ के हिसाब से दिखाया कि ये जो तोड़ा ताड़ी किया है अंडर ये सेक्शन रॉन्ग है, तो 3 महीने बाद मुझे रिप्लाई आया, सोसाइटी को लेटर गया और मुझे CC में रखा, क्योंकि मेरे कंप्लेंट पे कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट भेजो कि आपने ऐसा है, क्या क्यों किया, क्या किया। ये दिस इज़ जस्ट दे आर ट्राइंग टू कवर अप। ये लोगों को टेंशन नहीं है महानगर पालिका को, सिडको को और अधिकारी को, क्योंकि जब भी ये कोई ये देते हैं NOC या कुछ देते हैं उससे पहले एक अंडरटेकिंग लिख के लेते हैं। एप्लीकेंट की सारी जिम्मेदारी है, कल कोई कोर्ट केस या कोई मुद्दा रहेगा तो महानगर पालिका, सिडको और जो भी दूसरा अधिकारी ये दे रहा है, दे विल बी फ्री फ्रॉम एनी लीगल कॉम्प्लिकेशन। ये सारी जिम्मेदारी सोसाइटी की है। जब हम ही सोसाइटी हैं, हम ही सब कर रहे हैं, तो गलत काम क्यों कर रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है। अभी इसमें आपत्ति क्या है कि एक तो सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है और सभी लोग को एक अच्छा कुछ बन करके मिलेगा, फिर क्या प्रॉब्लम है? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मुझे चाहिए कि हो रीडेवलपमेंट। आप 1.5 साल से क्यों दौड़ लगा रहे? कानूनन पेपर तो चेक होने चाहिए। मेरा कानूनन पेपर अगर नहीं चेक हुआ और सोसाइटी बन गई, बिल्डिंग एक अच्छा प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सर कल्याण डोंबिवली में अभी 67 बिल्डिंग्स टूटे, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? उनके पास रह रहा था, उनके पास बैंक लोन थे, उनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना का डिस्काउंट ये था, सब्सिडी था, सारे डॉक्यूमेंट थे, तो भी हाईकोर्ट के ऑर्डर पे टूटने पे आई। ये जो इन लोगों ने खरीदा, ये सारे प्राधिकरण पे भरोसा करके भाई रह रहा है मतलब सही है, ये एक लोगों के मन में धारणा है। तो जब लीगल कंप्लायंसेस उनका हो सकता है तो कल हमारे साथ नहीं हो सकता। हमारा जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन रास्ते पे जाएगा क्या? अभी सोसाइटी का काम कहाँ तक डेवलपमेंट? अब जो बता रहे कि बिल्डिंग टूट गई है, तो अब क्या चल रहा है उसमें? डिगिंग चालू है। अभी कितना टाइम हुआ काम शुरू होकर के? अभी नवंबर से चालू है काम। तो आपने ये सब चीज़ों को जब लेकर के ऑब्जेक्शन उठाया, तो जो आप इतने सारे पेपर आपने जमा करे, कोई धमकी बिल्डर की तरफ से? कि अक्सर देखा जाता है कि बिल्डर की तरफ से धमकाया जाता है, डराया जाता है। हम लोगों को तो सोशल आउटकास्ट किया हुआ है। हमारे को बिल्डर डायरेक्ट धमकी नहीं देगा, हमारे को इनडायरेक्ट सोर्सेज से डराने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम लोग कंटिन्यूस कंप्लेन कर रहे हैं, हम हाईलाइट पे, कल उनको बैकफायर नहीं हो इसके लिए वो अभी चुप है। पर कल अगर मेरे पे अटैक होगा तो वो सिर्फ एक्सीडेंट अटैक होगा। तो आपने कोई कंप्लेन करके रखी कि इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है? और मैंने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा हुआ है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को लिखा हुआ है, सब जगह पे लेटर, कि इधर भी रिप्लाई नहीं आया। नहीं आया। तो मतलब जब सारी जगह से आप देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि सारी लोगों की मिली भगत है और ये सारी चीज़ें चल रही है, आपने कंप्लेन करी है ऑलरेडी सब जगह पर, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ अगर धोखादायक हो जाता है तो जिम्मेदार कौन रहेगा उसका? मेरी सोसाइटी की कमेटी, पूरी कमेटी 22 लोगों की कमेटी है। अभी उसमें कितने लोग साइलेंट मेंबर्स हैं या खाली नाम के मेंबर्स हैं, कितने एक्टिव मेंबर्स हैं वो जाने। मेरे लिए जो ऑन डॉक्यूमेंट है वो सारे इक्वली आरोपी है। 22 के 22 लोग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, हमारा PMC सोपन प्रभु आर्किटेक्ट PMC, उसका ड्यूटी था ये सारा डॉक्यूमेंट्स को लीगली करेक्ट करना, बाईपास करके शॉर्टकट से रास्ते नहीं बनाना। हमसे पैसे लिए तो पैसे का काम पैसा करता है, जो पैसा दिया उसको सही जगह पे यूज़ करो। सारी चीज़ों पे जब पैसे लगी रहे, सोसाइटी के मेंबर्स से भी पैसे जमा करे गए और सारी चीज़ों को खुद से ही बनाने की बात चल रही है, लोन लिया जा रहा है, तो फिर ये सारी मैनिपुलेशन डॉक्यूमेंटेशंस की क्यों हो रही है? उनका अल्टीरियर मोटिव वो जाने सर, उनका कुछ पर्सनल गेन होगा। मतलब किसका? बिल्डर का कि सोसाइटी कमेटी का? ऑब्वियसली। सी देखिए, अगर मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक काम हाथ में लिया है, तो मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो जो आपको मैं बोलूँगा उसका रेलेवेंट डॉक्यूमेंट दिखाना मेरा ड्यूटी है, मौलिक ड्यूटी है। अगर आप मुझे एक सवाल पूछोगे और मैं आपको बोलूँगा ठीक है आपका ये सवाल है, उसका ये उत्तर है, आप पढ़ लो, तो ही मैं क्लियर हूँ, तो मेरा काम सही है, तभी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। बट अगर मेरे को कोई सवाल पूछे, मैं डॉक्यूमेंट के लिए कुछ और बहाने देता रहूँ, तो उसमें आप क्या ये निकालोगे? आपको लगेगा ना कि भाई जो जवाब नहीं दे रहा उसमें ही गड़बड़ है। किस डिपार्टमेंट ने इसी तरीके से किया आपके साथ? मेरे सोसाइटी की पूरी कमेटी ने किया, महानगर पालिका ने किया, सिडको ने किया।
सिडको भी अपना आरटीआई के रिस्पॉन्स में डीड ऑफ लीज जो ओरिजिनल 97 का डॉक्यूमेंट है उसको कन्वेंस बोलता है, और नीचे जब हम पूछते हैं कि एज अ मेंबर हमारा शेयर का क्या वैल्यू है और या कितना उसमें इंटाइटलमेंट है, बोलता है वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो कन्वेंस हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ ना, अगर कन्वेंस हुआ तो हर मेंबर के नाम के साथ उसका इंटाइटलमेंट लिस्ट आता है, किधर है। अच्छा, ये जो जिस फ्लैट के लिए अब सारा कुछ चल रहा है, ये सारा माजरा किसके नाम पे है ये घर? मेरे फादर के नाम पे। मतलब आप शुरू से पैदाइशी वहाँ रहते हैं? हाँ, मैं पैदाइशी नहीं, जब से पोजीशन मिला तब से। तो देखिए मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे था, 94 में इसका पोजीशन मिला। जैसे ही पोजीशन मिला मेरे फादर और हम, मेरी मॉम और हम भाई, हम उधर आके रहना शुरू किया। जब से पोजीशन मिला तब से हम ही रह रहे हैं वहाँ पे। बाद में ग्रैंडफादर ने फादर के नाम पे ऑफिशियली बाय ड्यू प्रोसेस ट्रांसफ़र कर दिया। अभी ये जो मामला है ये कैसे, मतलब आपने इसको कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में डाला है, बता रहे थे आप? कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ पे ही कोर्ट में मुझे मालूम पड़ा कि इनके पास 2 सीसी है। कोर्ट में इन्होंने एक सीसी सबमिट किया जिसमें 14 नवंबर का डेट है, और जब मैंने आरटीआई से डॉक्यूमेंट निकाला उसमें 2 दिसंबर का डेट है, और दोनों 2024 दोनों का यही सेम 2024। तो अभी कोर्ट का प्रोसीडिंग कहाँ तक पहुँची है? अभी नेक्स्ट उनको रिप्लाई देना है, क्योंकि इन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट मेरा घर तोड़ दिया। जो इनका अच्छा, मतलब कोर्ट में प्रोसीडिंग ऑलरेडी थी, आपको स्टे वगैरह लिया था आपने? स्टे का प्रोसेस चालू था, स्टे मिला नहीं था, बट जब हमारा केस चालू था, 3 हियरिंग हो चुकी थी, ड्यूरिंग द प्रोसेस उनको मालूम था वो दिनों में कोर्ट छुट्टी पे है। जो हमारे माननीय जज साहब हैं वो छुट्टी पे थे, और उन्होंने 4-5 दिन आगे का डेट दिया था। तो वो बीच में वो जो विंडो था, उस विंडो में ज़बरदस्ती घर तोड़ दिया इन्होंने। और मज़े की बात ये, जब ये लोग तोड़ रहे थे मैंने आके पालिका को बुला के मैंने इनको पेपर्स दिखा के रुकवाने का स्टॉप ऑर्डर लाया था। उनको स्टॉप ऑर्डर मिला भी था, तो भी बाय द टाइम उनको हाथ में रिटन पेपर आवे स्टॉप ऑर्डर का, वर्बली तो महानगर पालिका रुका के गया था, अभी मेरा बिल्डिंग और मेरा घर सही जगह पे खड़ा था। पर जब तक शाम को वो लोग पालिका वालों ने उनको लेटर दिया, तब तक वो पूरा मेरा साइड का घर, मेरा ही घर गिरा के बैठे थे। क्या लगता है आपको कि सब कुछ पता तो होगा ही उनको, फिर उसके बाद लगता है आपको कि जानबूझ के सारी चीज़ें की गई? की है ना, जानबूझ के की है ना, उसमें लगने की क्या बात है। अच्छा, कैसे लगता है आपको, आप एक आम इंसान है और इस तरीके से जो प्रशासन द्वारा ही किसी को हरासमेंट किया जाता है, तब कैसा महसूस करते हैं? सर महसूस, मेरा दर्द मैं जानूँ, मैं उसको शब्दों में बयान तो नहीं कर पाऊँगा, पर इतना मुझे मेरी सीख ये कहती है कि ऐसे टाइम पे सर पे बर्फ़, ज़बान पे चीनी लगा के चलना पड़ेगा। क्या अभी कैसे, अगर मैं ये नहीं करूँगा, और मैं वो लोग वो ये चाहते थे, वो लोगों ने वो इंटिमिडेशन टैक्टिक के हिसाब से किया कि भाई घर टूटता हुआ दिखेगा तो जवान खून है, भड़केगा, हाथापाई करेगा, हम उल्टे सीधे केस लगा के घुमा देंगे, तब कोर्ट में मेरा केस वीक हो जाएगा, ये उनका इंटेंशन था। तो अपने सेफ गार्ड के लिए आप क्या चीज़ें और कर रहे हैं प्रावधान उसके लिए? मैं सेफ़ चलता हूँ, लिमिटेड जगह पे जाता हूँ, मेरा जो शेड्यूल है टाइम मैं फ़िक्स नहीं रखता हूँ। मतलब इन चीज़ों के चक्कर में आपने जो एक आज़ाद इंसान जो बोल सकते हैं, आपने अपने आप को कैद कर लिया? मैं अपने आप को कैद करके चल रहा हूँ, बहुत सिलेक्टिव जाता हूँ, ऐसी जगह पे खड़ा रहता हूँ जहाँ पे फुल सीसीटीवी हो, किसी से मिलना होता है तो खुलने में ओपन स्पेस में मिलता हूँ, इसके लिए कि मेरा सेफ्टी बना रहे। क्या मतलब प्रशासन से क्या एक्सेप्टेशन है आपकी, कैसे एक्सपेक्ट करते हो, आपकी क्या चीज़ें हो सकती है और क्या होनी चाहिए? करेक्ट काम करें, लोगों के लाइफ को, अब लोगों के प्रॉपर्टीज़ को रिस्क में मत डालें, सही तरह से काम करें। हमें उससे क्या करना है, हमारा लीज डीड रजिस्टर कीजिए, हमारा ये टूटने के बाद नया घर क्या बनने वाला है उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दीजिए। महाराष्ट्र शासन का जी आ रहा है, 1000 रुपये का फ़ीस भरना है खाली रिहाब यूनिट के लिए, पुराने घर के लिए नया घर मिलता है 1000 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी है, वो हम इंडिविजुअली भरेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या लग रहा है इसमें स्कैम हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना अमाउंट का हो सकता है? सर 75 करोड़ का तो वे लोग लोन ले चुके हैं, 35 करोड़ उससे ले चुके हैं, 100 करोड़ के ऊपर तो इधर अभी कर दिया है। 1 करोड़ रुपये हमसे जमा किया था, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। 6 करोड़ पब्लिक से जमा किया 12% ब्याज पे लेके, वो भी है। तो 110 करोड़ के आसपास से 110-115 करोड़ का तो अभी तक गड़बड़ हो ही गया शुरुआत में। सर मैं सिंपल सा कैलकुलेशन आपको अगर लेमैन की भाषा में बताऊं तो ये प्रोजेक्ट है 5 लाख स्क्वायर फीट का, 5 लाख स्क्वायर फीट ऑफ रेजिडेंट और कमर्शियल हैबिलेशन का। 5 लाख स्क्वायर फीट में 2 लाख स्क्वायर फीट
मेंबर को ये लोग देने का प्रॉमिस किया है। 5 में से 3 लाख स्क्वायर फीट बेचने वाले हैं। अभी आप 3 लाख स्क्वायर फीट 3 लाख स्क्वायर फीट बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट कौन, सोसाइटी लेगी कि बिल्डर लेगा? सोसाइटी को मिलना चाहिए, कायदे से तो सोसाइटी को मिलना चाहिए। पर ये लोगों ने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में हर चीज़ें इतना हाई दिखा दिया है कि उसमें 100, 150, 200 करोड़ रुपया उधर साइफन हो जाएगा, और एंड में सोसाइटी को जो प्रॉफिट, जो फिजिबिलिटी जो दिखाते हैं, वो प्रॉफिट आएगा मुश्किल से 20-50। क्या लगता है आपको ये किस तरीके का? ये जो इनका है ना, ये लोग क्या टारगेट कर रहे हैं, ये लोग मेंबर्स को बोलते हैं कि हम बिल्डर के आदमी हैं। अगर मैं बिल्डर का आदमी होता तो ये लेवल तक इनको गिरने देता क्या सर? अगर ये लोगों ने मेरे को एक ब्लैक लेबल करके रखा है, एक वे बना के रखा है, रॉन्ग इम्प्रेशन, ये बिल्डर का आदमी है, इसके लिए प्रोजेक्ट में अड़ंगा डाल रहा है, इनकी वजह से हमारे को। बिल्डर का आदमी प्रोजेक्ट में अड़ंगा कैसे डाल सकता है? तो बिल्डर का ही आदमी है तो बिल्डर को इनको क्या दिखाना है कि ये बिल्डर ड्रिवन प्रोजेक्ट चाहता है। मैंने बोला मुझे सेल्फ रीडेवलपमेंट नहीं चाहिए, पर सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो प्रॉफिट है वो मेंबर के साथ शेयर होना चाहिए। तो ये प्रॉफिट तो बच ही नहीं रहा ना, वो तो आप बता रहे हैं कि यही तो मुद्दा है ना। जब मैं ये बात उछालता हूँ तो कमेटी को उसमें आग लगती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा स्कैम बनाया है, उनकी 3-4 पीढ़ियों को सेव करने का प्लान बनाया है, तो वो प्लान को मेरे वजह से रिस्क है ना। मेरा सच बोलने से उनको एग्जीक्यूशन है। मैं सच बोलता हूँ और सीधा बोलता हूँ, और जो मेरे को सामने पेपर भी दिखता मैं वो बोलता हूँ। मुझे इधर उधर घुमा के ये सब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद कोई ऐसे बिल्डर से या सोसाइटी से किसी लोगों ने आपसे कहा है कि चलो सेटलमेंट करते हैं? नहीं ना नॉर्मली सर, इस केसेस में ऐसे होता है जो ऐसा सेटलमेंट करते हैं। कोर्ट में केस हुआ तो कोर्ट का एक प्रोसीजर है कि आप पहले मीडिएशन में जाओ। मीडिएशन में गए, हमने उनको एक ही ऑफ़र दिया कि आप एक काम कीजिए, आप लीज डीड रजिस्टर कीजिए, हमारा PAAA एग्रीमेंट रजिस्टर कीजिए, मैं सारे केस वापस लेता हूँ, मेरे को जो हो गया जाने दो। सोसाइटी के ऊपर कोई लिटिगेशन है, कोई पहले कोई पुराने केसेस है चल रहे हैं? मेरा एक केस है, एक और एक सोसाइटी मेंबर, उसके 2 केसेस हैं। एक तीसरा मेंबर है, उसका कोऑपरेटिव कोर्ट में थाना में 3 साल से केस चल रहा है। तो जो सोसाइटी के ऊपर या जो रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर अगर कोई केसेस होते हैं तो रेरा में मेंशन करना होता है, ऐसे कुछ है? वो मेंशन किया हुआ है? नहीं किया है। तो फिर जो लोग प्रोजेक्ट उसको बनने के बाद जो इस प्रोजेक्ट को खरीदेंगे तो ये तो स्कैम हो गया, फिर से लोग फंस जाएंगे। यही तो मेरा बोलने का ये है कि भाई रेरा में आप मेंशन करके लो। रेरा में सारी कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है सर, रेरा में तो मेंबर लिस्ट भी नहीं है सर। कहाँ पे एग्जैक्टली ये सोसाइटी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं? सेक्टर 7 सानपाड़ा, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर 7 सानपाड़ा। आप मेरा सोसाइटी अगर यहाँ पे है, सामने पब्लिक गार्डन है, यहाँ पे जैन मंदिर है, उसके बाजू में जुबली चर्च है, पीछे के रोड में जाओगे तो महानगर पालिका की बड़ी टांकी है, MPT हॉस्पिटल पीछे है, बाजू में विवेकानंद स्कूल पीछे है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है सर। तो ये जो इतनी बड़ी सोसाइटी है, कोई यहाँ पे कुछ झाड़ ट्रीज वगैरह थे? मेरे एनओसीज क्लियर की? 400 से ज़्यादा झाड़ थे, 500 झाड़ थे। ये लोगों ने सोसाइटी के अंदर ही, मैं फ़ोटोज़ दिखाए हैं मैंने, मैं दिखा सकता हूँ, मैनिपुलेटेड करके नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कम दिखाए। हमने कंप्लेन की तो ये लोगों ने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ चेंज किए। इन्होंने इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिया कम ट्रीज़ दिखा के, और जब ट्री कटिंग का परमिशन लिया नंबर ऑफ़ ट्रीज़ बढ़ के आया। तो कायदे से इनको ये जो ट्रीज़ जो कटे हैं उसका, अगर नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कटना बढ़ रहा है या कुछ ज़्यादा हो रहा है तो उसका रीअसेसमेंट करवाना था उनको एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से, वो भी नहीं कराया, और पालिका ने उनको तोड़ने का परमिशन भी दिया, पूरे झाड़ गायब कर दिए। अब मैंने आपको वीडियो प्रेजेंटेशन में दिखाया है कि ओरिजिनल कैसा था और भी कितने ज़्यादा झाड़ काट दिए। अभी 150 झाड़ से ज़्यादा काटना मतलब क्या होता है? वो जो 150 झाड़ जो कटे उसको कहीं शिफ्ट किया जाना था या नहीं? इनको शिफ्ट करने के लिए बोला गया तो इन्होंने एप्लीकेशन दिया कि हम शिफ्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, महानगर पालिका फ़ीस लेके ख़त्म करे, महानगर पालिका जिधर लगाएगी। अच्छा, क्या मांग रहेगी आपकी प्रशासन से? प्रशासन से एक सिंपल सी मांग है, पहले लीज डीड, कन्वेंस डीड को रजिस्टर करके जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके राइट्स को पहले सिक्योर करो। इमीडिएटली PAAA एग्रीमेंट्स, जो रीडेवलपमेंट का नॉर्म है कि आपका पुराना घर ये था, नया घर ये मिलने वाला है, ये रूम नंबर है, ये अलॉटमेंट ये है, उसके अलॉटमेंट लेटर के साथ वो सब मेंबर को पहले दो, उसके बाद आप आगे जो काम करना है करो। और जो मेरे साथ जो ज़बरदस्ती हुआ, जो मेरा घर का नुकसान हुआ,
वो मैं वाया कोर्ट प्रोसीजर जो चल रहा है उसमें मैं अपना फाइट अपना लड़ लूँगा। और तो ये थे प्रज्ञेश हमारे साथ में, और किस तरीके से मैंने समझने की कोशिश किया है कि नवी मुंबई में एक सोसाइटी पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड करके जो चीज़ें उन्होंने सामने रखी है, क्या पता और कितनी ही सोसाइटी इस तरीके से जूझ रही होंगी। और जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि नॉर्मल एक आम इंसान होते हैं और सारे जो दाव पेज है, जो लीगल चीज़ें हैं वो नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद बिल्डर और प्रशासन की मतलब मनमानी के बाद ये सारी चीज़ें स्कैम होती है, और एक आम इंसान जो सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर देखता ही रह जाता है। देखते हैं इस क्या होता है इस बिल्डिंग के, क्योंकि ये जो मामला है अभी फ़िलहाल कोर्ट में है, और कोर्ट के आगे जो फैसले होंगे वो जो भी होगा ज़रूर अपडेट देने की मैं कोशिश करूँगा। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, सानपाड़ा।